दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करूंगा ग्रेव एनकाउंटर्स 2 को। और जिन्होंने अभी तक पहला पार्ट नहीं देखा है वह पहले जाकर इस वीडियो को देख लें। वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए अब बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने पहले पार्ट में देखा था कि जेरी ग्रेव एनकाउंटर्स को एक रियल डॉक्यूमेंट्री बेस्ड मूवी बताया था, लेकिन मूवी के हिट होने के बाद और खूब सारा माल कमाने के बाद वो पलटी मार देता है कि मूवी रियल नहीं फेक है। जिसके बाद कई सारे यूट्यूबर्स मूवी को रिव्यू करते हैं। कोई इसे सबसे डरावनी मूवी बताता है तो कोई इसे सस्ते वीएफएक्स वाली एवरेज मूवी बताता है। और इन सब के बीच एलेक्स नाम का यूट्यूबर सामने आता है जो मूवी को 1 स्टार देता है। एलेक्स लॉस एंजल्स में रहता है और वो एक फिल्म स्टूडेंट है जो खुद को एक फन्ने खा समझता है कि उसे जीनियस फिल्म मेकर तो कोई है ही नहीं और आने वाले टाइम में हॉरर इंडस्ट्री में इसी का नाम चलेगा। और उसका फेवरेट जॉनर है स्लैशर। तो एक दिन एलेक्स की वीडियो पर एक कमेंट आता है जिसमें कि उसे एक वीडियो का लिंक मिलता है और एलेक्स उस वीडियो को प्ले करता है जिसमें कि लेंस दिखाई देता है। ऊपर से कमेंट करने वाले का नाम था डेटावेट्स। जो मैसेज हमने असाइलम के मेन डोर पर देखा था, उसे तो खुद की मूवी बनानी थी तो शूटिंग के लिए निकल जाता है, लेकिन शूटिंग के दौरान उसे डेटावेट्स का मैसेज आता है जो कि एक तरह का कोड था। पहले तो उसे वो कोड समझ नहीं आता, लेकिन फाइनली वो उसे डिकोड कर लेता है। ऐसे लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के नंबर्स हैं जिन्हें गूगल मैप पर डालने पर कॉलिंगवुड असाइलम की लोकेशन सामने आती है जहां पर मूवी की शूटिंग हुई थी। और एलेक्स को अब ये लगता है कि शूटिंग ना होकर शायद वो रियल हादसों की रिकॉर्डिंग है, क्योंकि मूवी के एक्टर्स इसके बाद कहीं दिखाई नहीं दिए, ना किसी प्रमोशन में और ना ही किसी और टीवी शो में। यहाँ तक कि असाइलम का गार्ड भी जिंदा नहीं है। इस 2005 में उसने खुद को शॉटगन से शूट करके सुसाइड कर लिया था। जिसके बाद एलेक्स एक वीडियो में अपील करता है कि अगर किसी को भी इसके बारे में कुछ पता है तो प्लीज़ रिप्लाई करें, जिसका रिप्लाई भी डेटावेट्स ही करता है, जिसमें कि उसे शॉन के फ़ोन नंबर के साथ उसकी एक पुरानी फ़ोटो भी मिलती है अपनी मॉम के साथ। यह मैं बता दूं कि शॉन लेंस का रियल नेम है। तो एलेक्स दिए गए नंबर पर फ़ोन करता है और फ़ोन शॉन की मॉम उठाती है। एलेक्स बोलता है कि उसे शॉन का इंटरव्यू लेना है, तो शॉन की मॉम उसे अपना एड्रेस बता देती है। जिसके बाद एलेक्स अपने दोस्तों को लेकर पहुंच जाता है शॉन के घर पर, लेकिन शॉन यहाँ पर नहीं था, सिर्फ उसकी मॉम थी जो बताती है कि शॉन अभी बाहर गया है, बस आता ही होगा, तब तक मैं तुम लोगों के लिए चाय बनाती हूँ। जिसके बाद एलेक्स और उसके दोस्त शॉन के रूम में जाकर ताका झाकी करने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर एक दूसरी औरत आकर उन्हें डांटने लगती है और घर से बाहर निकाल देती है। जिस पर एलेक्स बोलता है कि शॉन की मॉम ने उन्हें यहाँ इन्वाइट किया था, तो अब कौन होती हो यहाँ से हमें भगाने वाली। तो लेडी बताती है कि शॉन की मॉम को तो डिमेंशिया है और वो अंडर केयर है। असल में डिमेंशिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें पेशेंट को चीज़ें ठीक से याद नहीं रहती। शॉन की मॉम को लगता है कि उनका बेटा कल ही काम पर निकला था, जबकि वो तो 9 साल से गायब है। खैर अब एलेक्स मूवी से जुड़े सभी लोगों के बारे में रिसर्च करता है, तो उसे पता चलता है कि सभी एक्टर्स के घर वालों ने उनके मिसिंग होने की रिपोर्ट फाइल की हुई है, जिनका आज तक कोई अता पता नहीं चला। बस एक फिल्म का प्रोड्यूसर ही है जो मौज काट रहा है। जिसके बाद में वो फैसला करता है कि वो एक फेक म्यूजिक डायरेक्टर बनकर मूवी के प्रोड्यूसर जेरी से मिलने जाएगा। तो एलेक्स जेरी से मिलने जाता है, लेकिन ग्रेव एनकाउंटर का नाम सुनते ही जेरी भड़क जाता है और वो गार्ड को बोलकर उसे भगा देता है और एलेक्स वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी जेरी आकर उसे इंटरव्यू देने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन इसके साथ वो एक कंडीशन रखता है कि कैमराज आर नॉट अलाउड। लेकिन एलेक्स भी ढेर शाना था। वो शर्ट में एक हिडन कैमरा छुपाकर जेरी से मिलता है और यहाँ पर ग्रेव एनकाउंटर के बारे में सारी सच्चाई पता चलती है। असल में एक्टर्स के लापता होने के चलते जेरी को उसके घर वालों के साथ सेटलमेंट करनी पड़ी, जिसमें कि उसे खूब सारे पैसे देने पड़े और वो ऑलमोस्ट कंगाल हो चुका था कि तभी उसके हाथ ये फुटेज लग गई। पहली बार देखकर तो वो भी डर गया था। वो तो फुटेज को डिस्ट्रॉय करने जा रहा था, लेकिन बाद में उसे आइडिया आया कि क्यों ना इस फुटेज से कुछ पैसे कमाए जाएं। तो उसने मूवी को खुद एडिट किया और कुछ सस्ते वीएफएक्स डालकर इसे रिलीज़ कर दिया, ताकि किसी को पता ही ना चले कि क्या सच है और क्या झूठ। पहले तो उसने इसे रियल मूवी बोलकर रिलीज़ किया था, लेकिन जब मूवी हिट हो गई तो झमेले से बचने के चक्कर में उसने बोल दिया कि बस ये मूवी है। जिस पर एलेक्स जेरी से बोलता है कि वो पूरी दुनिया को उसकी सच्चाई बता देगा। तो जेरी कहता है कि जा बता दे, लेकिन बिना सबूत के तुझ पर यकीन कौन करेगा। तो एलेक्स के दिमाग में आइडिया आता है कि वो उस असाइलम में जाकर प्रूफ निकालने की कोशिश करेगा
जिसे वो एक डॉक्यूमेंट्री स्टाइल में शूट करते हुए खुद की एक हॉरर मूवी बनाएगा, जिससे जेरी का भांडा फूट जाएगा और उसकी मूवी भी हिट हो जाएगी, यानी कि एक तीर से दो शिकार। तो एलेक्स अपने दोस्तों को वो वीडियो दिखाकर सारी बातें बताता है और प्लान में शामिल कर लेता है। इसके बाद में एलेक्स और उसके दोस्त जेनिफर, ट्रेवर, जेरेट और टेसा लॉस एंजल्स से कनाडा ड्राइव करके असाइलम तक पहुंचते हैं। तभी असाइलम का गार्ड वहां पर आ जाता है। ये सब गार्ड से बोलते हैं कि फिल्म स्टूडेंट है और यहाँ शूट करना चाहते हैं, लेकिन गार्ड उन्हें सख्ती से बोल देता है कि यहाँ किसी को भी शूटिंग की परमिशन नहीं है और उनका कैमरा छीनने लगता है, जिस पर वो लोग गाड़ी भगाकर गार्ड को गिरा देते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। जिसके बाद वो सब पास में एक होटल बुक करते हैं और रात होने का वेट करते हैं। अब रात को एलेक्स और उसके दोस्त गार्ड को चकमा देकर असाइलम के अंदर घुसते हैं, जहाँ पर उन्हें सब जगह डू नॉट क्रॉस के साइन टेप्स लगे मिलते हैं, जिसे वो लोग सीधा इग्नोर कर देते हैं। अब पहले पार्ट की तरह जेरेट असाइलम के सेम भूतिया स्पॉट पर कैमरा लगाने लगता है। इसके बाद ये लोग भी फर्स्ट पार्ट की तरह डॉक्यूमेंट्री स्टाइल में रिकॉर्डिंग करना शुरू कर देते हैं, जहाँ पर ये भी भूतों को प्रोवोक करके उनसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऑब्वियसली कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता। इसी तरह सब असाइलम में घूम रहे होते हैं कि तभी उन्हें वहाँ एक विजी बोर्ड दिखाई देता है। तो एलेक्स और जेनिफर अब उस बोर्ड को यूज़ करके वहाँ की आत्माओं से कांटेक्ट करने का ट्राई करते हैं। एलेक्स उस बोर्ड को यूज़ करते वक्त वहाँ मौजूद स्पिरिट का नाम पूछता है, जिस पर वो स्पिरिट अपना नाम डेट अवेट्स बताती है। यानी एलेक्स को मैसेज भेजने वाला कोई जिंदा इंसान नहीं बल्कि एक आत्मा है। अब एलेक्स उस आत्मा से पूछता है कि वो क्या चाहती है। इस पर जवाब में आता है फिल्म एवरीथिंग। और तभी वहाँ पर पैरानॉर्मल एक्टिविटी चालू हो जाती है। टेबल चेयर हवा में उड़ने लगते हैं, जिसे डर कर ये लोग भागते हैं और खुद को एक रूम में लॉक कर लेते हैं। और तभी कोई दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से पीटने लगता है और दरवाज़ा तोड़ देता है, जिसके बाद सबका कलेजा मुंह को आ जाता है। लेकिन ये भूत नहीं, गार्ड होता है, जो कि गुस्से से तमतमाया हुआ था। वो बोलता है कि इन्होंने यहाँ अगर क्रिमिनल ऑफेंस किया है और वो पुलिस को कॉल कर रहा है। तभी उसे ऊपर से कुछ अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है, तो उसे लगा कि इनका कोई और साथी होगा, जिस पर ये लोग उसे रोकते हैं कि हम जितने भी हैं सारे यही हैं और ऊपर कोई नहीं है। लेकिन गार्ड इनकी नहीं सुनता। ऊपर से वो बंदूक लिए था तो ज़्यादा बोलना इन पर बना नहीं, और गार्ड ऊपर चला गया। और इधर एलेक्स की हिम्मत जवाब दे गई, बोलता है कि मूवी गई भाड़ में, मैं तो यहाँ नहीं रुकने वाला। कि तभी गन शॉट की आवाज़ सुनाई देती है, तो वो गार्ड को देखने ऊपर जाते हैं, जहाँ पर उन्हें गार्ड की टॉर्च और बुलेट के 2 शेल्स पड़े मिलते हैं, लेकिन गार्ड उन्हें वहाँ पर नहीं मिलते। जिसके बाद में वो सब वहाँ से निकलने का फैसला करते हैं और जेरेट सब जगह से कैमरास हटाने लगता है। कि तभी विंडो रूम की खिड़की अपने आप खुल जाती है, जिसे जेरेट डर जाता है और टेसा को आवाज़ लगाता है, लेकिन तभी कोई आत्मा उसे खिड़की से बाहर खींच लेती है। और जेरेट की चीख सुनकर टेसा वहाँ पर आ जाती है और उसे पता चल जाता है कि जेरेट खिड़की से बाहर गिर गया है। जिसके बाद वो सबको वहाँ बुला लेती है और ये बताती है कि ट्रेवर खिड़की से बाहर गिर गया, लेकिन पता नहीं कैसे। जिस पर एलेक्स कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक करता है और खिड़की वाला सीन देखकर सब पैनिक कर जाते हैं और मेन डोर की तरफ भागने लगते हैं। लेकिन डोर की जगह उन्हें वहाँ कंक्रीट की दीवार मिलती है। यहाँ तक कि जो दूसरा रास्ता इन्होंने सोच के रखा था वहाँ पर भी दीवार आ जाती है। एज पिछली बार की तरह बिल्डिंग ने खुद को मेज में बदल लिया था। अब इन सारी चीज़ों को देखकर ये लोग निराश हो जाते हैं और बाहर निकलने का दूसरा रास्ता ढूंढने लगते हैं। इसी बीच इन्हें एक बेड पर एक लड़की अपने बाल संवारते हुए दिखाई देती है, जो कि डिमोनिक वॉइस में उनसे कुछ कहती है। जिसके बाद वो एक डीमन में बदल जाती है और हवा में लेविटेट करते हुए उनके पीछे लग जाती है, जिसे डर कर ये लोग भागते हैं। और इसी बीच टेसा ग्रुप से बिछड़ जाती है, सेम हुस्टन की तरह। और उसके साथ भी ठीक वही होता है, एक पोल्टरगिस्ट भूत उसे बहुत ही बुरी तरह से मार डालता है और उसकी लाश को घसीट कर अंधेरे में ले जाता है। अब कुछ ही देर में ये लोग फिर से बिल्डिंग से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं, जहाँ पर इन्हें कमरे में वही गार्ड स्ट्रेचर के ऊपर बंधा हुआ मिलता है, जिसे यहाँ की स्पीड ने यहाँ का पेशेंट बनाकर एडमिट कर लिया था। जिस पर वो एलेक्स से मदद मांगता है और एलेक्स उसे छुड़ाने लगता है, लेकिन तभी शॉक की इंटेंसिटी कई गुना बढ़ जाती है, जिससे गार्ड झुलस कर मर जाता है और ये देखकर सब वहाँ से भाग जाते हैं। जिसके बाद ट्रेवर एक कटर मशीन से विंडो के आयरन रॉड को काटने लगता है और वहाँ से सबको कूदकर बिल्डिंग से बाहर जाने को बोलता है। लेकिन तभी उसे विंडो से एक स्किन वॉकर टाइप डीमन उसे पकड़ लेता है, जिसे डर कर सब वहाँ से भागने लगते हैं। और भागते भागते किस्मत से उन्हें एक दरवाज़ा खुला मिल जाता है, जिससे वो बिल्डिंग से बाहर आ जाते हैं।
और उनके पीछे पीछे वो डीमन भी बाहर आने लगता है, लेकिन तभी उसके चीथड़े उड़ जाते हैं। इसका मतलब इस बिल्डिंग की स्पिरिट और डीमंस बिल्डिंग के दायरे से बाहर नहीं जा सकते। अब जैसे ये लोग वहाँ से निकलने लगते हैं, उन्हें जेरेड की डेड बॉडी दिखाई देती है, जिसे देखकर टेसा अपसेट हो जाती है। अब इनके ग्रुप के अंदर एलेक्स, ट्रेवर और जेनिफर ही बचे हुए थे। अब ये लोग सीधा यहाँ से अपने होटल जाते हैं और होटल से सीधा घर जाने का प्लान करते हैं। लेकिन सामान वगैरह पैक करके जब ये लोग लिफ्ट में जाते हैं तो बाहर उन्हें होटल की मेड दिखाई देती है, जो उन्हें क्रीपी लुक दे रही थी। जिसके बाद लिफ्ट का दरवाज़ा खुलता है तो सामने होटल का रिसेप्शन नहीं बल्कि असाइलम का टनल होता है। यानी वो बिल्डिंग से बाहर आ ही नहीं थे और स्पिरिट्स उनके दिमाग के साथ खेल रही थी। ये तीनों अब टनल में आगे बढ़ने लगते हैं और यहीं पर उन्हें शॉन मिल जाता है, जो यहाँ 9 साल से टॉयलेट का पानी पीकर और चूहे खाकर जिंदा था। अब शॉन उन्हें बताता है कि 9 सालों में वो बिल्डिंग के बारे में बहुत कुछ जान गया है, जैसे कि ये बिल्डिंग एक्चुअल में एक शहर जितनी बड़ी है और किस टाइम पर कौन सा दरवाज़ा इधर उधर होता है। यहाँ तक कि वो बिल्डिंग के हर दरवाजे को ट्राई कर चुका है, लेकिन सिर्फ एक दरवाजे को छोड़कर, जो है एक लाल दरवाज़ा, जिसे वो आज तक खोल नहीं पाया क्योंकि उस पर स्ट्रॉन्ग आयरन चेन्स लगी हैं। जिस पर एलेक्स कहता है कि उसके बैग में एक चेन कटर पड़ा है, लेकिन वो किसी और कमरे में गिर गया है। अब ये सुनकर शॉन खुद का एक मैप निकालता है जो कि उसने असाइलम में पूरे 9 साल रहकर बनाया था, और उस मैप से शॉन उन्हें बताता है कि किस कमरे में उन्हें वो कटर मिल सकता है। उस मैप में एक कमरा था जिस पर क्रॉस बना हुआ था, और शॉन उनसे उस कमरे को अवॉइड करने को बोलता है क्योंकि वो डॉक्टर फ्रेडकिन का ऑफिस है, और वहाँ जाने पर शॉन के साथ क्या हुआ था ये तो हम जानते ही हैं। अब शॉन को बिल्डिंग का पैटर्न तो रटा हुआ था, जिसे वो फॉलो करते हुए सबको अपने साथ उस रूम तक ले जाता है जहाँ एलेक्स का वो बैग पड़ा था। तो कटर तो उन्हें मिल चुका था, अब बस उन्हें उस लाल दरवाजे तक पहुँचना था। लेकिन उससे पहले सब रेस्ट करने का फैसला करते हैं। सब तो सो जाते हैं, लेकिन ट्रेवर को नींद नहीं आती और वो दूसरे रूम में जाकर खुद की एक वीडियो रिकॉर्ड करते हुए अपने घर वालों को आखिरी सलाम बोलता है, क्योंकि उसे नहीं लगता कि वो यहाँ से जिंदा निकल पाएगा। कि तभी शॉन आकर ट्रेवर पर अटैक कर देता है और उसका गला दबाने लगता है, और वो ये बोलता है कि वो खुद की मर्जी से नहीं कर रहा, बल्कि यहाँ की स्पिरिट ने उसे ऐसा करने पर मजबूर किया है। और इसी के साथ वो ट्रेवर को ख़त्म कर देता है। और यहाँ पर हम देख पाते हैं कि ये सब जो रिकॉर्ड कर रहा था वो कोई और नहीं बल्कि यहाँ के भूत प्रेत थे। खैर, अब शॉन वो कटर लेकर लाल दरवाजे तक पहुँच जाता है और चेंज को काट कर वो दरवाज़ा खोलकर बाहर आता है। लेकिन तभी वो चौंक जाता है क्योंकि अभी भी वो बिल्डिंग के अंदर था। इसके बाद वो गुस्से से चिल्लाने लगता है और यहाँ के स्पिरिट से ये बोलता है कि जो तुमने कहा मैंने कर दिया, तो तुम मुझे जाने क्यों नहीं दे रहे। जिसके जवाब में वहाँ की स्पिरिट दीवारों पर लिख कर उसे बताती है कि उसे सब कुछ रिकॉर्ड करना होगा और टेप्स को कलेक्ट करके मूवी कंप्लीट करनी होगी। और दूसरी तरफ एलेक्स और जेनिफर जब उठते हैं तो उन्हें ट्रेवर की डेड बॉडी मिलती है और शॉन उनका कटर मिसिंग था, जिससे वो समझ जाते हैं कि ये काम शॉन का है। अब शॉन का मैप जेनिफर के पास ही रह गया था, जिससे वो लाल दरवाजे को ढूंढने लगते हैं। लेकिन रास्ते में डॉक्टर फ्रेडकिन का वार्ड आ जाता है, जिस पर एलेक्स जेनिफर को अंदर जाने से रोकता है, लेकिन इनके पास कोई और चारा तो था ही नहीं और दोनों अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर वो देखते हैं फ्रेडकिन की ड्राइंग को और एक्सपेरिमेंट्स वाली फ़ोटोज़ को, जिससे दोनों बहुत डर जाते हैं। और तभी वहाँ पर दो नर्स एक प्रेग्नेंट लेडी को लाती है, जिसके बाद फ्रेडकिन उसका ऑपरेशन करने लगता है। और ये जो विजुअल्स थे वो पास्ट के थे, जो कि दोबारा रिपीट हो रहे थे, जिसमें कि फ्रेडकिन उस लेडी के बच्चे पर सैटेनिक रिचुअल करते हुए उसको सेक्रीफाइस कर देता है। और जेनिफर और एलेक्स छुप कर ये सब देख रहे थे कि तभी एक नर्स उन्हें देख लेती है, जिसे डर कर दोनों भाग कर एक क्लोजेट में जाकर छुप जाते हैं। और तभी दीवार खिसक जाती है और अचानक से उनके सामने वो लाल दरवाज़ा आ जाता है। अब एलेक्स और जेनिफर जब इसके अंदर जाते हैं ये सोच कर कि वो असलम के बाहर आ जाएंगे, लेकिन बाद में वो निराश हो जाते हैं और शॉन उन पर हंसने लगता है। वो बताता है कि यहाँ से निकलने का तरीका डिफरेंट है। यहाँ की आत्माएं चाहती हैं कि टेप्स को कलेक्ट करके मूवी कंप्लीट की जाए, जिसके बाद आत्माएं उसे टेप्स के साथ बाहर जाने देंगी। और अब वो एलेक्स से टेप मांगता है, लेकिन एलेक्स बोलता है कि ये मेरी मूवी है और मैं टेप नहीं दूंगा, जिस पर शॉन एलेक्स पर अटैक कर देता है और उसका गला दबाने लगता है। तो जेनिफर शॉन के सर पर रॉड मारकर एलेक्स को बचाती है। इसके बाद वहाँ पर एक पोर्टल खुल जाता है, जिसकी ड्राइंग हमने फ्रेडकिन के रूम में देखी थी। और अब मैं आपको फ्रेडकिन का सारा गेम समझाता हूँ। असल में फ्रेडकिन एक शैतान का पुजारी है, जिसने सैटेनिक रिचुअल करके नॉर्मल वर्ल्ड और स्पिरिट वर्ल्ड को आपस में मिला दिया। और जिस इंसान पर भी वो एक्सपेरिमेंट करता है
या कहें तो रिचुअल करता है, उसकी आत्मा को खुद सेटन क्लेम कर लेता है। अब आप सोच रहे होंगे कि 9 साल से शॉन को सेटन ने क्लेम क्यों नहीं किया। तो शॉन को अब तक इसलिए ज़िंदा रखा गया था ताकि उसे बेट बनाकर एलेक्स जैसे लोगों को अटैक किया जाए और शैतान को स्पिरिट्स मिलते रहें। और यहाँ की जितनी भी स्पिरिट्स और डीमन हैं वो सब सेटन के लिए काम करते हैं। तो अब शॉन का काम तो पूरा हो गया था, इसलिए सेटन उसे क्लेम कर लेता है और लास्ट में एलेक्स और जेनिफर ही जिंदा बचे थे। अब एलेक्स को पता चल गया था कि यहाँ से केवल एक ही इंसान बाहर जा सकता है, इसलिए वो जेनिफर पर ही अटैक करके उसे ब्रूटली मार डालता है, वो भी अपने स्लैशर स्टाइल में। और इस तरह से वो मूवी कंप्लीट करता है और सारी टेप्स लेकर उस रेड डोर से बाहर आ जाता है, जिसके बाद में वो डोर डिस्ट्रॉय हो जाता है। अगले सीन में एलेक्स अकेले रोड पर चलता हुआ दिखाई देता है, जिस दौरान वो पुलिस की गाड़ी के सामने आ जाता है। उसके कपड़ों पर खून लगा था और ढेर सारे टेप्स लिए था। ये देखकर पुलिस को उस पर शक होता है और वो उसे रोक लेते हैं। तो पुलिस से पूछता है कि ये कौन सा शहर है, जिस पर पुलिस बताती है कि ये लॉस एंजल्स है। और इन सब के बाद में एलेक्स अब जेरी के साथ बैठकर एक वीडियो रिकॉर्ड करता है, जिसमें जेरी ये बताता है कि उन्होंने ग्रेव एनकाउंटर्स का सेकंड पार्ट भी बना दिया है, जिसके अंदर एलेक्स एज अ डायरेक्टर वर्क किया है। और ये मूवी ग्रेव एनकाउंटर 1 की तरह ही फेक है। अब एलेक्स भले ही बच गया है, लेकिन अभी भी उसे सेटन के लिए काम करना होगा, नहीं तो वो स्पिरिट्स उसे नहीं छोड़ेंगी। इसलिए वो सबको ये बोलकर प्रोवोक करता है कि मूवी फेक है और हॉन्टेड असाइलम की कहानियाँ छोटी हैं, इसलिए कोई वहाँ पर मत जाना। लेकिन जिन्हें चुल मचेगी वो तो चाहेंगे। और इसी तरह ये साइकिल चलता रहेगा और इसी के साथ ये मूवी ख़त्म हो जाती है। और अब मैं आपको मिलूँगा मुंजिया की एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।